हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 25 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m इज इक्वल टू 1 kg एंड कैपिटल M इज इक्वल टू 2 kg आर रिवॉल्विंग along circles of radius r is equal to 10 meter and capital R is equal to 20 meter respectively। तो दो मासेस है हमारे पास, दो सर्किल बना लेते हैं। ये दोनों सर्किल हो गया। एक का रेडियस जो है सो स्मॉल r है और दूसरे का जो है सो कैपिटल R है। स्मॉल r जो है सो 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। यहाँ पर जो मासेस हैं ये 1 kg का मास है और यहाँ पर कैपिटल M जो है सो 2 kg का मास है, स्मॉल m है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब है इसमें जो मूव कर रहा है वो v1 से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से दोनों में से एक ही स्पीड नहीं है, लेकिन एक में जो स्पीड है हर जगह सेम है और इसमें जो मूव कर रहा है मान लीजिए v2 मूव कर रहा है इस तरह से। इसमें हर जगह v2 है और इसमें हर जगह v1 है। तो कांस्टेंट स्पीड कहने का ही मतलब है इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर द सेम। इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है t1 और इसका जो है t2 दोनों सेम है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स विथ मासेस m स्मॉल m एंड कैपिटल M क्या होगा। स्पीड का रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। t1 इसका जो t2 दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसी से लेकर आगे बढ़ते हैं। t1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2π/ω1, इसको लिख सकते हैं 2π/ω2। इसका मतलब है t1 t2 दोनों सेम है तो उसका एंगुलर स्पीड ω1 और ω2 दोनों सेम है। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। इसका फर्स्ट का स्मॉल r है ना, फर्स्ट का स्मॉल r है और इसका कैपिटल R है। तो स्पीड पूछा है तो यहाँ से आपको स्पीड मिल गया v1/v2 इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r कितना है 10 मीटर और बड़ा वाला है 20 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर, 1:2 v1 v2। आपका आंसर हो गया v1 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू 1:2, 1:2 ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है सो कैलकुलेशन हो गया। लेकिन जरा जरा कंसेप्ट को देखिए, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ये टोटल जो डिस्टेंस चल रहा है फर्स्ट में वो कम है, ठीक है, और सेकंड में जो डिस्टेंस चल रहा है वो ज़्यादा है क्योंकि सेकंड का रेडियस बड़ा है और टाइम उसका एक ही सेकंड एक ही टाइम लगता है एक राउंड लगाने में दोनों को। इसका मतलब है कि v2 जो है वो बड़ा है v1 से। मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं देख रहा हूँ कि दोनों का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड दोनों का सेम है। एक राउंड चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो दोनों का सेम है, ठीक है। और बड़ा वाला जो रेडियस है उसका सरकमफेरेंस बड़ा है, छोटा वाला का छोटा है, और टाइम दोनों का एक राउंड लगाने में सेम लगता है तो श्योरली स्पीड जो है बड़ा वाला सर्कल में ज़्यादा है, v2 जो है सो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन वैसे ही चले गए, 1:1 नहीं होंगे, 2:1 नहीं होंगे। बाद में बड़ा वाला बोल रहा है v2 जो है बड़ा वाला के लिए बोल रहा है वो छोटा नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपके हैं 1:2 और 1:4, ये दोनों में से कोई एक आंसर सही होता और ए बिना कैलकुलेशन के आप नहीं बता सकते, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कभी कभी है कि यदि मान लीजिए इसमें दे देता 3:1 तो बिना कैलकुलेशन के ही आपका आंसर आ जाता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two particles of masses m is equal to 1 kg and capital M is equal to 2 kg are traveling along circles of radius r is equal to 10 meter and r is equal to 20 meter respectively with constant speed। Exactly same problem। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये 1 kg का मास है, ये कैपिटल M 2 kg का मास है, ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं v2 और इसको कहते हैं v1। इफ द स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स आर द सेम,
और V1 इक्वल टू V2 है, दोनों का स्पीड भी सेम है। द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स विथ मास स्मॉल एम, पहला वाला, एंड कैपिटल एम इज, वो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये कितना होगा ये बताना है आपको। T1 इज टू T2 ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए T1 निकालना है और T2 का रेशियो निकालना है। T1 कितना होता है, T1 होता है 2 पाई बाय ओमेगा, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई बाय ओमेगा। तो आ गया आपका ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। जैसे ओमेगा आप जो है उसको जानते हो कि 2 पाई बाय टी होता है, तो यहाँ से टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ये सभी आपके जुबान पे होनी चाहिए। अब ओमेगा कितना होता है भी के टर्म में, ओमेगा जो है सो भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा है सो भी बाय आर होगा। तो सेकंड के केस में रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और फर्स्ट के केस में क्या रेशियो, फर्स्ट के केस में रेडियस है स्मॉल आर है। तो ये आपका आ गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर 10 है, कैपिटल आर 20 है, तो ये आंसर हो गया आपका 1:2। ये आपका आंसर हो गया 1:2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आंसर ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, आंसर 3 नहीं होगा, आंसर 2 होगा। कंसेप्ट के हिसाब से देख लें, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि T1 जो है, नहीं V1 जो है सो इक्वल टू V2 है, स्पीड दोनों का सेम है, ये छोटा वाला सर्किल में और ये बड़ा वाला सर्किल में सेम स्पीड से चल रहा है। तो टाइम किसमें ज़्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स जिसका रेडियस, जिसका सर्कमफेरेंस बड़ा हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये जो है टाइम इसमें जो लग रहा है वो बड़ा हो जाएगा टाइम 1 से। तो T2 जो है सो बड़ा होना पड़ेगा टाइम 1 से। और इतना सारा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय भी, ये डिस्टेंस है एक राउंड लगाने का और ये स्पीड है। तो डिस्टेंस एक राउंड का है 2 पाई आर और स्पीड है भी, तो T इक्वल टू 2 पाई आर बाय भी, और भी दोनों का सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया 2 पाई, भी कांस्टेंट हो गया। तो T जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के, और आर का रेडियस जहाँ पर निकालना है मुझे, T1 T2 निकालना है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर 10/20, तो 1:2 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ज़्यादा ईजी है। इस फार्मूला में इतना डाल के 4-5 लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ आप तुरंत कर सकते हो। यहीं पर आपने देख लिया कि टी इज प्रोपोर्शनल टू आर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो, तो पहले का रेडियस 10 है, दूसरे का रेडियस 20 है, 10:20 1:2, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर यूरेनियम है, उसको इनरिच किया जाता है, जो नेचर से यूरेनियम मिलता है वो क्या होता है, वो होता है यूरेनियम 238 रहता है बहुत सारा, और थोड़ा सा उसमें यूरेनियम 235 रहता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप जो है ये समथिंग लाइक 10⁸ ऐसे होता है कुछ। आप 1 टन मिट्टी निकालेंगे जिसमें कि आप पता नहीं कितना मिट्टी रहेगा, कितने ये सारे रहेंगे, तो उसमें से जाकर बहुत थोड़ा यूरेनियम 235 रहेगा, राइट। लेकिन जो आपको मिलेगा यूरेनियम, वो आपको एक मिक्सचर रहेगा, यूरेनियम 238 में ही 235 होता है घुसा हुआ। अब उसको निकालना है, अलग करना है, तो इसके लिए कोई केमिकल प्रोसेस यूज नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज कर किया जाए। केमिकल रिएक्शन तो वहाँ यूज करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर तो न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराना उतना तो ईजी है नहीं, तो यहाँ पर जो है सो फिजिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो फिजिकल प्रोसेस है वो कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए, चार्ट दिया हुआ है। तो देखिए कैपिलरी फोर्स पता है कि एक लिक्विड होता है, उसमें एक बहुत ही पतला जो है कैपिलरी ट्यूब आप डाल दे दोगे तो इसमें पानी ऊपर उठ जाता है, तो इससे जो फोर्स लगता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इसको अलग अलग कर सके। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो वैसे ही अभी वीक है बहुत, दोनों का मास में जो अंतर भी नजर आएगा वो बहुत थोड़ा है, वो तो बड़ा मुश्किल है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ चार्ज देखना पड़ेगा दोनों में, तो चार्ज करेंगे तब उसके बाद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह यूज करके कर सकते हैं, तो वो भी यूज नहीं किया जाता। जो यूज किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या उसको किया जाता है, एक बड़ा सा सेंट्रीफ्यूग बनाते हैं, मैंने इस तरह का ट्यूब जो है बड़ा सा बनाता होगा। साइंस सबको पता है, इंजीनियरिंग किसी को नहीं, मैंने बहुत कम लोगों को। और उसके बाद इसमें इसको रोटेट कीजिए, बहुत तेजी से रोटेट कीजिए, और इस मिक्सचर को यहाँ रख दीजिए। दोनों का मास में देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, बहुत थोड़ा का डिफरेंस है। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर चले जाएंगे, एक इधर रहेंगे, और इस तरह से इसको अलग किया जा सकता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जब शुरू शुरू में ये पेन आया था, रिफिल पेन, मैंने बॉल पॉइंट वाले जो पेन है, इस पहले जो है सो सारे लोग नीब पेन से लिखते थे, और नीब पेन में इंक होता था। लेकिन उसके बाद में आने लगा बॉल पॉइंट वाला पेन, और इसके लिए तो ये जो बॉल पॉइंट का पेन आने लगा, तो उसमें रिफिल जो है सो फेंकना पड़ता था। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं, एक आदमी उधर से इंक, इसको इंक फिलअप करने के लिए आने लगा। तो बॉल पॉइंट का इंक जो है उसमें ये जो रिफिल होते हैं, इसमें वो फिल कर देता था इधर से ड्रॉपर से, और मुंह से पुश करके फिल कर देता था, तो उतना अच्छा से नहीं जाता था। उसके बाद में उसके पास एक सेंट्रीफ्यूग था, जस्ट हाथ वाला सेंट्रीफ्यूग, एक ऐसे चक्की जैसा कुछ था, और इसमें ग्रुप बनाया हुआ था, कई ग्रुप बनाए हुए थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, वो रिफिल लेके, मैंने जिसका जिसका फिलअप करना है सबको यहाँ डाल के हाथ से बहुत जोर से चला देता था। जब इसको रोटेट करता था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इंक जो है अंदर की ओर, ये बॉल यहाँ पर है जिसे लिखते हैं, उधर जो है सो मूव कर जाता था, और हम लोग उसे यूज करते थे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग। ये व्हील है और ये धरती है, और इस पर ये जो है सो रोटेट कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब क्या है, नो स्लिपिंग का मतलब है वी सी एम जो है वो हो जाएगा ओमेगा आर। ये जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, और जो इसका एंगुलर स्पीड है, ये दोनों में रिलेशन वी सी एम इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है। यदि ये स्लिप करेगा, ये स्लिप करेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पी है, वो हाफ रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ रेवोल्यूशन के बाद में, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पी का। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये सेंटर जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, जरा निकालिए इसको। उसका स्पीड यहाँ से हमें पता है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड हमें पता है, तो उसका डिस्टेंस भी हमें पता हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का स्पीड टाइम्स टाइम, सेंटर ऑफ स्पीड है ओमेगा आर, और ये टाइम जो है सो कितना टाइम बोला, हाफ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का टाइम है टी, टाइम पीरियड इसको कहते हैं, आधा में इतना हो गया। और ओमेगा का वैल्यू जो है सो 2 पाई बाय टी होता है, आर टाइम्स टी बाई 2। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया पाई आर, ये पाई आर, जस्ट पाई आर, ऑफकोर्स पाई आर, बिना इसका कैलकुलेशन किए ही आपको पता होना चाहिए कि पाई आर होगा। एक रेवोल्यूशन में कितना जाता है, ये जो पॉइंट है, एक रेवोल्यूशन में कितना जाएगा ओमेगा आर, 2 पाई आर चलेगा ये। तो आधा रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, पाई आर, पाई आर कितना है 3.14 आर। तो जो नेक्स्ट पोजीशन होगा, ये टी इक्वल टू 0 पर है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आधा रेवोल्यूशन चल चुका है, तो कहाँ रहेगा, दोनों सेपरेट रहेगा या नहीं रहेगा, ये यदि हम फिगर बनाए यहाँ पर, तो मान लीजिए ऐसे है, ये ओ प्राइम आ गया, ओ और ओ प्राइम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.14 आर। ये आर है यहाँ से यहाँ तक, ये आर है यहाँ से यहाँ तक, आर 2 आर हो गया, अब वो 1 आर से ज़्यादा है ये, तो इसको यदि हम क्यू कहें, तो पी क्यू जो है या ओ प्राइम जो है वो आपका 3.14 आ रहा है, दोनों कंप्लीटली सेपरेट हो गए। यदि ये जो डिस्टेंस है वो ओ का 2 आर से कम रहता, तब जो है सो ये ओवरलैप करता है, लेकिन अभी 2 आर से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 2 आर, इसका मतलब है वो ओ आर जो है सो कम्प्लीटली सेपरेट है एक दूसरे से,
ओ आर नहीं, दोनों सर्किल जो है सेपरेट होंगे। आर सेपरेटेड। यहाँ पर दो सर्किल नहीं है, यहाँ पर एक ही व्हील है। ये व्हील जो है सो टी इक्वल टू 0 पर है और ये टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 पर है। लेकिन यदि हम पोजीशन समझें और ये हवा में है, पोजीशन समझें तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हमसे पूछा क्या 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 है कि ये जो पी पॉइंट है आधा सर्किल के पास कहाँ जाएगा। एक सर्किल के बाद एक राउंड के बाद यहीं कंप्लीट घूम के आएगा, हाफ राउंड के बाद में ये टॉप पे जाएगा ना, क्वार्टर राउंड में यहाँ पर जाएगा, 3/4 में यहाँ जाएगा। लेकिन वो यहीं नहीं रहेगा, ये रिलेटिव पोजीशन है इसकी, पी के रिलेटिव ये यहाँ रहेगा। फिलहाल हाफ रेवोल्यूशन के बाद में पी के रिलेटिव ये टॉप पर जाएगा, ये यहाँ है, इसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा। तो व्हील तो यहाँ रहा नहीं, व्हील तो यहाँ आ गया और ए पी पॉइंट के जगह पर कोई दूसरा पॉइंट आ गया। लेकिन ये कहाँ चला गया, यहाँ आधा है ना, रेवोल्यूशन है ना, यहाँ चला गया। इसको पी प्राइम कहते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, पी प्राइम ही पूछा गया है। पी प्राइम कितना है। अब यहाँ से जो है सो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकालिए। ये है पी क्यू का होल स्क्वायर और यह है पी प्राइम क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है वो तो निकाल लिए, ओ के बराबर है, यहाँ निकाले हुए हैं। यही पी क्यू है जो कि पाई आर है। और पी प्राइम क्यू ये 2r है ना, डायमीटर हो गया और ये आपका आंसर आ गया। आर स्क्वायर दोनों जगह से बाहर कर लिए, एक जगह हो गया पाई स्क्वायर, एक जगह हो गया 4। ये जो है सो पी प्राइम का डिस्प्लेसमेंट है। ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A wheel of radius r is rotating without slipping. The displacement of the point of contact P in a quarter of the revolution. अभी जो बनाए थे वही क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है सो टाइम जो है यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर है। नेक्स्ट टाइम है t इक्वल टू क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, यहाँ पर भी जो है सो v इक्वल टू सेंटर ऑफ मास जो है ओमेगा आर फॉलो करेगा। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेंटर ऑफ मास s, वो कितना हो गया, वो होगा VCM टाइम्स टाइम। और टाइम कितना है 1/4। और VCM का स्पीड क्या है, ये फॉर्मूला ओमेगा आर टाइम्स टी बाई 4। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई/t आर टी बाई 4। फुल कैलकुलेशन हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। πr/2, ये 1.57 आर है, ये लेस देन 2 आर है। इसका मतलब है 2 सर्किल्स ओवरलेप करेगा। ये सर्किल जो है सो ओवरलेप करेगा। आप डायरेक्टली इसको देख सकते थे, इतना कैलकुलेट करने का क्या है, एस कितना है। एक राउंड में एक यदि कंप्लीट राउंड चलाता है तो ये कितना चलेगा डिस्टेंस, ये कहाँ से यहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये देखिए, ये जो है सो कम्प्लीटली 2 पाई आर चल चुका है। ठीक है, ये इधर 2 पाई आर चल के आया है और ये भी 2 पाई आर चल लेगा। धरती देखिए, हर एक पॉइंट जो है सो धरती को छू लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, वो यहाँ आएगा 2 पाई आर और वही वो होगा। बिना कैलकुलेशन का मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक राउंड में वो चलता है 2 पाई आर, तो यहाँ क्वार्टर राउंड में चलेगा πr/2, जो यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो अब पिक्चर बनाते हैं इसका। तो अब जो है सो ये डिस्टेंस इसका 2 नहीं है, 2r रहता तो ऐसे टच करता, राइट। तो उससे थोड़ा कम है, तो थोड़ा कम है, कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और एक राउंड के बाद में p कहाँ पहुंचेगा, ये p यहाँ है। एक राउंड के बाद वापस यहीं पहुंचेगा, आधा राउंड में ये टॉप पर पहुंचेगा इस p के रेस्पेक्ट में, 1/4 में यहाँ इधर पहुंचेगा। तो वो p जो पॉइंट है कहाँ जाके पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, पी प्राइम बोलेंगे इसको। आधा राउंड रहता तो टॉप पहुंच जाता, तो टॉप पर तो नहीं है। ये देखिए t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t/4 पर है। क्वार्टर में कहाँ जा रहा है, एकदम इसके पैरेलल, ये जो ओरिजिन है इसके पैरेलल, सेंटर के पैरेलल यहाँ पर। और किधर, लेफ्ट साइड में, 3/4 में, राइट साइड में, यहाँ आ जाता 3/4 में। तो ठीक है, खैर यहाँ पर पी प्राइम है और आपसे यही पूछा जा रहा है पी प्राइम क्या होगा। ये ओ प्राइम है और ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। ये तो रेडियस हो गया आपका, ये रेडियस हो गया। और ये कितना है आप पता कर लीजिए, ये कितना है। जबकि
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको पता है पाई आर आया। अब ये देख लिया ना, ओ प्राइम इजकल टू पी एस, ये बोला, ये और ये दोनों सेम है ना, ये पाई आर हो गया। और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, तो ये यहाँ तक भी रेडियस है। तो टोटल है पाई आर, उसमें से एक रेडियस चला गया, यही है पी टी, पी एस माइनस टी एस। पी एस है टोटल डिस्टेंस पाई आर, ये निकाले हैं यहाँ पर, पाई आर नहीं है, पाई आर बाय 2 है, पाई आर बाय 2 है ये, माइनस टी एस कितना है, 1 आर। ये आ गया आपका पी टी। पी टी पता हो गया है, ये पता है आर, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का। उस ट्रायंगल में आप इसको निकाल लीजिए, ट्रायंगल पी पी प्राइम टी से हाइपोटेन्यूज है, वही है पी पी प्राइम, स्क्वायर रूट पी टी स्क्वायर प्लस टी पी प्राइम स्क्वायर। पी टी स्क्वायर यहाँ से है, पाई आर बाय 2 माइनस आर होल स्क्वायर, और टी पी प्राइम ये रेडियस है, देख लीजिए टी पी प्राइम ए रेडियस है, इसके बराबर है। यहाँ से आर हर जगह है, ब्रैकेट कॉमन कर लिए, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं जस्ट आर। पाई का स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस 2 ए बी, सो माइनस पाई प्लस 1, और ये आपका आंसर हो गया। किस तरह से लिखा है, आर बाय 2 लिखा है, तो 2 बाहर कर लेते हैं यहाँ से, ये कितना हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर, 2 बाहर कर लिए है ना नीचे, तो 4 यहाँ पर जो है सो नीचे में 4 से हम मल्टीप्लाई किए हैं एक्चुअली, हाँ ऊपर में, नीचे नहीं ऊपर में। तो ये हो गया 4 माइनस 4 पाई प्लस 4, तो ये आपका आंसर हुआ पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई प्लस 8, आर बाय 2 इस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई प्लस 8, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा एल्जेब्रा आया, क्योंकि ये नंबर ही जो है सो इस तरह का आया कि हमें जब उसका ए स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर जब करते हैं तो ये माइनस बी होल स्क्वायर में आ गया है, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 125। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 26 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।